हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केएम क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद इतना भरोसा करने के लिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए हैं, उनके 100 एमसीक्यूज़ की एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यू फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस कि एक पूरी सीरीज़ आपके लिए मैं करवाऊँगा। जो भी टॉपिक हम करेंगे उसके बाद में हम उसके ऑलमोस्ट हर टॉपिक से हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अभी हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं, तो 50-50 टू 100 क्वेश्चंस हम उन दोनों यूनिट्स के करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ भी आपकी जो अभी रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं उनके साथ ही शुरू करूँगा। तो आप बस मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे ये बता दीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ करवाऊँ या फिर 50 या 40-40 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करवाऊँ, या फिर एक ही वीडियो में सारे 100 क्वेश्चंस करवा दूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लास हम करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर आईडीडी के बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्लास में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा असेसमेंट और असेसमेंट टूल्स, उसको कवर करेंगे। आज की क्लास जो रेगुलर में जो क्लास जहाँ से जो मैटर हम उठाते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, वहाँ से नहीं लेके जो NIMH जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ में NIMH जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद, उनके द्वारा जो मॉड्यूल पब्लिश किए जाते हैं उससे हम आज की क्लास पढ़ेंगे। उसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज से बताया गया है, वो अभी आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा। और पिछली क्लास में जो हमने थोड़ा बहुत पार्ट किया था वो करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम टूल्स भी करेंगे। ये क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, ये जो आगे की जो क्लासेस होंगी जिनमें मैं टूल्स करवाऊँगा, हर एक क्लास में 2 टूल्स करवाऊँगा मैं आपको। तो जो टूल्स करवाऊँगा उनके में लिए ये क्लासेस लगभग 20-20 मिनट की होंगी। मैंने जानबूझ के इन क्लासेस का ड्यूरेशन छोटा रखा है ताकि आपको टूल्स मैं अच्छे से और डिटेल्ड में समझा सकूँ। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो हमारी जो क्लास है वो आज बौद्धिक अक्षमता निर्देशक पुस्तिका राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, जिसे हम NIMH के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसका कंटेंट ऐसे ऑथेंटिक अपने ऐसे कहीं से भी नहीं उठाया है, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के साथ हम तैयारी करेंगे। तो अपनी क्लास में आगे चलते हैं हम। ये जो इनके जो लेखक हैं उनके बारे में दिया गया है। एक बार के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस बुक से हम जैसे अभी असेसमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, असेसमेंट के बाद में हम और जो भी हमारे टॉपिक हैं जैसे अर्ली इंटरवेंशन है, IP है, IP में इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, तो मैं आपको IP भी इसी बुक से करवाऊँगा। उसके अलावा भी मैं आपको IP करवाऊँगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही अच्छे और एकदम आसान तरीके से इसी बुक में दी गई हैं, तो हम इससे पढ़ेंगे फिर कहीं और से भी पढ़ेंगे। दोनों को हम रिवीजन के लिए कहीं और से भी पढ़ेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी हम पढ़ेंगे। इसमें ये जो हमारे रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और गणित जो अर्थमेटिक स्किल्स हैं उनको भी हम इसमें पढ़ के चलेंगे। फिर हम करिकुलम को भी इस बुक से पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। फिर जो करिकुलम के वेरिएशन लेवल्स जो हैं वो पढ़ेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ेंगे। ये इंक्लूसिव एजुकेशन भी इससे पढ़ेंगे। जो PRT का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, PRT जो स्पेशल एजुकेटर का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, तो हम अच्छा कंटेंट यहाँ से पढ़ के चलेंगे। अभी जो हम इसमें सबसे पहले जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं आज, वो असेसमेंट। इस क्लास में हम असेसमेंट पढ़ेंगे। बाकी जो पूरी बुक मैं आपको करवाऊँगा
जैसे जैसे हमारा टॉपिक जो भी रिलेटेड आएगा तो हम इस बुक से रेफरेंस लेके ही चलेंगे। ये बुक भी मैं आपको पूरी करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहें उस चीज़ को लेकर। अभी हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं असेसमेंट के बारे में। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ बताया था असेसमेंट के रिलेटेड। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होता है। मतलब कि अगर हम किसी बच्चे की सिर्फ एजुकेशनल जो नीड्स हैं उनको जान लेते हैं, उनका आकलन कर लेते हैं, तो ये पूरा आकलन नहीं है, ठीक है। अभी तो बच्चे की निष्पादन स्तर, परफॉर्मेंस लेवल, निष्पादन स्तर मतलब परफॉर्मेंस लेवल को अच्छी तरह समझने का एकमात्र साधन है। ये सिर्फ एक टूल है जिससे हम एक बच्चे के जो परफॉर्मेंस है उसको जान सकते हैं, ताकि इससे बच्चे को शिक्षा के लिए मार्गदर्शन मिल सके, ताकि हम ये जान पाएँ कि इस बच्चे को किस तरह की शिक्षा या किस लेवल की शिक्षा हम इसको दे सकते हैं। इसी आधार पर बच्चे की प्रगति को जांचा जा सकता है। विशेष शिक्षा आकलन, स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी बच्चे की आवश्यकताएं निश्चित ही उसके बड़े होने के साथ साथ और उसके रहन सहन के वातावरण में परिवर्तन के कारण भी बदलती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो नीड्स हैं वो बदलती रहती हैं, तो हमें असेसमेंट भी बार बार करना होता है। अब जो असेसमेंट की एक जो डेफिनेशन लोंगिन ने दी है, उसने क्या कहा है, दक्षता लाइक एफिशिएंसी के स्तर और प्रगति को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की परीक्षणों की सूची, अवलोकन आदि का प्रयोग बताया गया है। असेसमेंट का मतलब जो लोगन ने जो बताया उसका मतलब है कि हम किसी के परफॉर्मेंस, किसी की एफिशिएंसी, उसका जो इम्प्रूवमेंट है उसको जांचने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करते हैं, और उपकरणों के अलावा हम अवलोकन का भी प्रयोग करते हैं, जिससे हम उस बच्चे की दक्षता के स्तर को जांचते हैं, और इसी को उसने आकलन कहा है। प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक बच्चा दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। अतः ये अत्यंत आवश्यक होता है कि प्रत्येक बच्चे का विस्तार से शैक्षणिक आकलन किया जाए। लाइक हर जो इंडिविजुअल बच्चा होता है वो अलग तरह का होता है, उसकी अलग विशेषताएं होती हैं, उसकी अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो हर बच्चे को जानने के लिए हमारा उसका आकलन करने का भी तरीका अलग होगा। इस तरह के आकलन में बच्चे का स्वास्थ्य, इतिहास, दृष्टि, मानसिक योग्यता, वाणी और भाषा, श्रवण शक्ति, मनोगामक विकास, सामाजिक कार्यकलाप, शैक्षिक स्वर, अन्य आवश्यक समझे जाने वाले तत्वों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। लाइक किसी एक ही पर्टिकुलर जो डोमेन है उसमें हम बच्चे का आकलन नहीं करेंगे, उसके विकास के हर क्षेत्र को लेकर हम उस बच्चे का असेसमेंट करते हैं। यदि किसी बच्चे की मनोशैक्षणिक आकलन रिपोर्ट अच्छी है तो हम सीधे ही उसका प्रयोग बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने में कर सकते हैं। लाइक किसी बच्चे के जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमने किया है या फिर साइको एजुकेशनल असेसमेंट हमने किया है, अगर वो रिपोर्ट अच्छी आती है जिसमें उसके जो दिमागी जो स्तर है उसका और जो उसका शैक्षणिक स्तर है दोनों का आकलन हमने कर लिया और उसकी रिपोर्ट अच्छी आई है, तो हम उसके लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। अब जो असेसमेंट करने का जो अपना पर्पज़ होता है कि हम क्यों करते हैं, हमें असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बौद्धिक अक्षम बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का आरंभ है। जो भी अगर हमें किसी भी जो आईडी का जो बच्चा है उसकी अगर एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पहलू जो स्टार्टिंग का है वो आकलन है। क्योंकि अगर हमें उसकी आवश्यकताओं का पता ही नहीं होगा तो हम उसके लिए कोई भी शैक्षणिक प्रोग्राम तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी आवश्यकताओं को जानने के लिए आकलन सबसे महत्वपूर्ण है। आकलन के प्रमुख उद्देश्य, अब वो क्या क्या पर्पज़ हैं हमारे वो देखते हैं। पहचान के लिए आकलन, पहला जो उद्देश्य हमारा है वो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम उसको पहचान सकें, उसके बच्चे की आवश्यकताओं को पहचान सकें। मनोवैज्ञानिक और उपलब्ध परीक्षणों से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनसे बच्चों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसके द्वारा बच्चों के वर्गीकरण किया जाता है, जिसके द्वारा बच्चों को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जैसे शिक्षा के योग्य, प्रशिक्षण के योग्य या अत्यधिक गंभीर रूप से बौद्धिक अक्षम, भावात्मक रूप से। अब इसमें क्या है कि जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं या अचीवमेंट टेस्ट जो बच्चे लेते हैं उससे जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उससे हमें पता चलता है कि बच्चे का जो वर्गीकरण, हमको बच्चे को किस बौद्धिक क्षमता के स्तर में हमें बच्चे को रखना है उसका हमें पता चलता है।
जो ट्रेनेबल, एजुकेबल, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई हैं। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देखें। उनमें मैंने ये अत्यधिक गंभीर, बौद्धिक अक्षम, प्रशिक्षण योग्य, एजुकेबल, शिक्षक योग्य, इन सभी बच्चों के जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। इन ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें रखने के लिए हम बच्चे का हमें आकलन करना होता है, इसकी पहचान करनी होती है। अभी हम आगे चलते हैं। पीड़ित, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ, ये अभी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अधिगम अक्षमता, एलडी वाले आदि वर्गों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार से एकत्रित की गई सूचना बच्चे के संबंध में एक अलग सीमित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। जो भी हम डेटा बच्चे से रिलेटेड इकट्ठा करते हैं उससे हमें एक अलग ही जो एटीट्यूड है बच्चे को देखने का, अलग ही तरीके से हम बच्चों को देख पाएंगे। इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं बच्चों की पहचान की जाती है जिन्हें सिर्फ सहायता की आवश्यकता होती है। अतः पढ़ाने के लिए आकलन अति आवश्यक है। अब जो हम एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल्स में हमारे जो बच्चे आएंगे वो एजुकेशनल जो कैटेगरी होगी उसमें रहने वाले होंगे। तो हम उन्हीं बच्चों के जो असेसमेंट करेंगे जिनको शैक्षणिक सहायता की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा जो हमारा पर्पज़ है आकलन का, हमें आकलन क्यों करना है। निर्देश के लिए आकलन, जो उसको इंस्ट्रक्शन देने, अब किस प्रकार के, अब कोई बच्चा है, जैसे मैं आपको एक पहले एग्जांपल से समझाता हूँ कि कोई बच्चा है जो सुन नहीं सकता या फिर सुन नहीं सकता, तो हमें किस प्रकार के डायरेक्शंस उसे देने होंगे। जो साइन लैंग्वेज का हमको प्रयोग करना है, जो ऑडियो थेरेपी है उसका हमको प्रयोग करना है, या फिर जो रिटन हमारे पास जो पहले से संकेत बने हुए हैं उनका प्रयोग करना है, या फिर कोई बौद्धिक अक्षम बच्चा है जो चित्रों के माध्यम से अधिक अच्छी तरह से समझता है और हम उसको सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर हमने असेसमेंट किया होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस तरह से अच्छी तरह समझता है, तो उसी प्रकार के निर्देश हम उसको देंगे। तो जो निर्देश हैं, पढ़ना लिखना जिन बच्चों की प्रमुख समस्या है उन बच्चों के आकलन का मुख्य पहलू ऐसे आंकड़े और सूचना एकत्रित करना है जिसके आधार पर बच्चे की शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया जा सके। अब कोई बच्चा चित्रों से अच्छी तरीके से पढ़ सकता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितने ज़्यादा जो विजुअल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की आकलन सूचना शिक्षक को बच्चे की विशेष समस्याओं को समझने में मदद करेगी। अब अलग अलग बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, अलग अलग बच्चे का जो सीखने का तरीका होता है या जो उसकी नीड होती है वो अलग अलग होती है। तो हम असेसमेंट, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग असेसमेंट करके ही उसको जान सकते हैं, इसीलिए हम उसको अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकेंगे। उनके लिए योजना तैयार करनी, कार्यक्रमों व तकनीक को लागू करने के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। सूचना के अंतर्गत शिक्षा का वर्तमान स्तर, विशेषताएं, कमजोरियां, सीखने की शैली, प्रेरणा तथा व्यवहारिक तत्व भी शामिल होंगे। व्यवहारिक तत्व भी शामिल होंगे। आकलन सूचना निरंतर एकत्रित की जाती रहेगी। इसमें योजनाएं व कार्यक्रम तैयार करने और बच्चे को शिक्षित करने में माता पिता की को भी शामिल किया जाएगा। अब हमने दो पर्पज़ पढ़ लिए हैं। एक पहला पर्पज़ जो हमारा था वो था आइडेंटिफिकेशन के लिए। दूसरा असेसमेंट का जो पर्पज़ था वो किसके लिए था, वो इंस्ट्रक्शन को जानने के लिए कि उसको उसके जो ज़रूरत है जिन इंस्ट्रक्शंस की उनको जानने के लिए। शिक्षा देने में उद्देश्य में एकमात्र की गई सूचनाओं को आंकलन एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकलन के विभिन्न रूपों में उपयोग लाया जा सकता है। इनमें से कुछ शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, कुछ आंकलन प्रक्रियाएं वह प्रक्रिया जिसमें औपचारिक अनौपचारिक प्रणालियों का, जैसे हम किसी फॉर्मल टेस्ट के द्वारा भी ये जानकारी ले सकते हैं, और अवलोकन या फिर उसको देख करके या कोई गेम खिलवा के या किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा के उन चीज़ों को जान सकते हैं। उनकी व्यवस्था सावधानी से की जाती है जिसके आधार पर वर्गीकरण और शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। आकलन के अब जो स्टेजेस होते हैं आकलन की वो पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे की समस्याओं को देखते हुए आकलन के 3 विशेष स्तरों का प्रयोग किया जाता है। आरंभिक स्तर, जांच, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। स्क्रीनिंग में हम ये पता करते हैं कि कुछ जो एक बड़ा
आबादी के लोग हैं या फिर बड़ी एक संख्या में बच्चे हैं, उनमें से किन बच्चों को सहायता करने में आगे मदद हो प्राप्त हो सकती है। अगर उन बच्चों की आज हम सहायता करते हैं, तो उन्हें आगे जाके मदद मिल सकती है या विकास में हेल्प हो सकती है। ऐसी इस प्रक्रिया को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। इसमें वो उनको विकलांगता का ठप्पा नहीं दिया जाता है। उनमें सिर्फ़ ये जाना जाता है कि किस बच्चे में अभी सहायता देना फ़ायदेमंद हो सकता है उसके लिए। इस स्तर के समूह में पूरे समूह की परीक्षा ली जाती है ताकि व्यक्ति के कार्यों की विशेष कक्षा में जांचा जा सके और उन बच्चों को पता लगाया जा सके जिन्हें शैक्षिक उद्देश्य के लिए अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है या फिर सहायता की आवश्यकता है। दूसरा जो स्टेज होता है वो है मध्यम स्तर डायग्नोस। अब जो डायग्नोस होता है, इस चरण में विशेष नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं ताकि बच्चे की और अधिक जांच की जा सके। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक बच्चों को उनकी जो विशेष आवश्यकता है उसको जानने के लिए उनको डायग्नोस करते हैं। लाइक किसी को गणित में प्रॉब्लम है, किसी को अंग्रेजी के किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम है, या तो फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं कि किसी बच्चे को किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो जानने के बाद में वो एक बीच का स्तर हो गया, मतलब इतना और अधिक असेसमेंट नहीं किया जा रहा, सिर्फ डायग्नोस उसका पता लगाने के लिए किया जा रहा है। कमियों उसकी योग्यताओं और कमियों से संबंधित विशेष समस्याओं के संभावित क्षेत्रों की पहचान हो सके। फिर जो केस स्टडी, ये बहुत ही ज़्यादा डीप, अगर हमको किसी बच्चे का असेसमेंट करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है केस स्टडी। लाइक किसी एक बच्चे पर इस स्तर में बच्चे का पूरा अध्ययन किया जाता है। इसमें सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन नहीं किया जाता है, उस बच्चे का पूरा अध्ययन किया जाता है जिसमें उस बच्चे का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, विद्यालय का इतिहास, कौन सी कक्षा तक वो पढ़ा है, पहले कौन से स्कूल में गया था, उसका जो मेडिकल या फिर जो स्वास्थ्य का इतिहास है, उसे कोई बीमारी हुई थी कि नहीं हुई थी, या अभी उसको उसकी दवाइयाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इस तरह की चीज़ें। सामाजिक व आर्थिक इतिहास, मतलब उसके जो घर में जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनका माहौल कैसा है, वो सब कुछ। कार्य व वर्तमान स्तर शामिल होता है कि अभी वो क्या-क्या कार्य कर सकता है, उसका अभी प्रेज़ेंट जो लेवल है वो क्या है, ये जानने के लिए जो मतलब एक बच्चे पे पूरी तरह से केस स्टडी की जाती है। अपेक्षित सूचनाएँ एकत्रित करने में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न व्यावसायिक विशेषज्ञों, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और माता-पिता के बीच समुचित समन्वय होना चाहिए। अब अगर सभी जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, अध्यापक हैं उस बच्चे के, जो डॉक्टर जिसको वो दिखाया गया है वो डॉक्टर, जो आस-पास के जो सामाजिक जो लोग हैं या उनके माता-पिता हैं, वो सभी अगर एक साथ में कोऑर्डिनेट करके हमें जानकारी देंगे या फिर कोऑपरेट करेंगे किसी चीज़ में, तभी केस स्टडी पूरी तरह से सफल हो पाती है। वरना अगर किसी ने भी बीच में इंटरेस्ट नहीं दिखाया या किसी ने गलत डेटा दे दिया या फिर किसी ने इस बच्चे के असेसमेंट में कोई मदद नहीं की, तो फिर वो असेसमेंट केस स्टडी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती है, उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। आकलन के सिद्धांत। आदर्श मनोशैक्षिक आकलन में नीचे लिखे अनुसार 4 चरण होने चाहिए। अभी आकलन करने के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे उसको हम पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान। हमें ये पहचानना होगा कि जिस बच्चे की हम असेसमेंट कर रहे हैं उसको उसको उसकी कुछ विशेष आवश्यकताएँ होनी चाहिए। आकलन की तकनीक, अभी जो बच्चे की उम्र, आगे जैसे मैं आपको टूल्स बताऊँगा तो उस हिसाब से हमको मतलब उन टूल्स में आपको पता चलेगा कि किसी बच्चे पे कोई टूल अप्लाई करने के लिए या फिर उसका आकलन करने के लिए जो आकलन की तकनीक का चयन हम करेंगे वो किस बेस पे करेंगे। अगर किसी बच्चे के शैक्षणिक आकलन करना है और उसकी उम्र 3 से लेके 6 वर्ष तक है तो कौन सा टूल काम में लेना है। अगर किसी बच्चे का जो व्यवहारिक आकलन करना है तो उसकी उम्र 3 से 18 के बीच है तो कौन सा टूल काम में लेना है। इसलिए आकलन की तकनीक का भी हमें चयन करने। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम जो आकलन की जो तकनीक है उसका चयन कैसे करें। शैक्षणिक योजना का विकास, फिर उस आकलन करने के बाद में क्या करेंगे, हम उस बच्चे की आईपी तैयार करेंगे जिसे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं। पढ़ाने की नीतियों को अमल में लाना। अब उस टूल के जो रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे उस बेसिस पे जो हम टीचिंग टेक्निक्स जो हम यूज़ में लेंगे उन उस टूल के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको उन तकनीकों का उपयोग करने में काम में लेके आना है। ये नहीं कि आकलन किया क्या और परिणाम हमें कुछ और ही प्राप्त हुए और हम टेक्निक गलत लगा रहे हैं या फिर उस टेक्निक में उन परिणामों का कोई योगदान नहीं है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना। हम पहले देख चुके हैं कि इस चरण में सामान्य जाँच की जाती है कि किन-किन बच्चों में सीखने की समस्याएँ हैं।
सीखने की समस्याओं वाले बच्चों का पता लगाने के लिए शिक्षकों व अभिभावकों की राय को ध्यान में रखा जाता है। आकलन की तकनीक। इस चरण में अधिक गहन आकलन विशेष उपकरणों की मदद से किया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक परीक्षण भी शामिल है जिसका उपयोग किया जाता है। इस चरण में सही आकलन के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की जांच एक बार की बैठक में न करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में कई दिनों तक की जाए। इसका मतलब ये है कि जो आकलन हम जो टेक्निक यूज़ ले रहे हैं वो एक तो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल दोनों प्रकार की होनी चाहिए, और किसी ऐसा नहीं है कि एक दिन गई और पूरा असेसमेंट करके आ गई, इस तरह नहीं होता है। हमें अगर किसी बच्चे का ऑथेंटिक और रियल में आकलन करना है जिससे कि जो सही जो डेटा है वो हमें मिल सके, इसके लिए हमें अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनमें उसका आकलन करना होगा। लाइक एक दिन हम गए और बच्चा का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था, उसको मतलब जैसे उसका मन था सवालों के जवाब देने का, क्योंकि बौद्धिक अक्षम बच्चों में ऐसा अक्सर अक्सर होता है कि किसी किसी दिन उनका कोई काम करने का बहुत मन होता है और किसी दिन नहीं होता है, तो उसने आपके सवालों के जवाब सही सही दे दिए, या फिर कोई एक्टिविटी आपने करवाई तो उसमें ज़्यादा रुचि लेके काम कर लिया। लेकिन अगर उसी को किसी और परिस्थिति में रखा जाए तो वो जो आंकड़े हैं वो बदल जाते हैं। फिर अगर उसका मन नहीं था तो उसने अलग तरीके से आंसर दिया या बिहेव अलग तरीके से किया। तो हम ये बहुत ज़रूरी है कि आकलन की जो टेक्निक हम काम में ले रहे हैं वो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग बार बार काम में ली जाएँ जिससे हमें एक ऑथेंटिक डेटा मिल सके। पढ़ाने की योजना का विकास। आकलन के जरिए प्राप्त जानकारी को एकत्रित करने के बाद इस चरण में पढ़ाने की योजना एकत्रित किए गए विवरणों के आधार पर तैयार की जाती है। यह बहुत आवश्यक है कि आकलन विवरण का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाए, तब बच्चे का दीर्घकालीन और अल्पकालीन ध्येय वाले लक्ष्यों का शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किया जाए। लाइक जो आकलन से हमें जो डेटा मिला है उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे का जो शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में अचीव करने के लिए गोल क्या रखा जाए, और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या रखा जाए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में मैं आपको जब आईपी वाली वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये वीडियो अगर मैं यहीं पे समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आईपी वाली आप वीडियो देखना। जब आगे मैं आपको आईपी वाली एक क्लास दूंगा जिसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करेंगे। पढ़ाने की नीतियों को अमल में लाना। पहले चरण में तैयार की गई योजना को इस चरण में कार्यान्वित किया जाता है। योजना को लागू करने के बाद बच्चा फिर से आकलन किया जाए ताकि उसमें प्रगति की जांच हो सके। लाइक आपने असेसमेंट किया, उसके लिए एक आईपी का जो प्रोग्राम था वो तैयार किया और उसको लागू किया उस बच्चे पे। उसके बाद में हम परिणाम देखने के लिए उसी असेसमेंट को वापस से लागू करेंगे ताकि हम देखते हैं कि उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट हम तभी तो देख पाएंगे ना कि जो टेस्ट हमने पहले लिया था उसमें अगर उसके नंबर 10 में से 6 नंबर आ रहे थे, अभी हमने एक जो अपना शैक्षिक एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार किया, उस बच्चे को सिखाना शुरू किया, उसमें सुधार हुआ। अब ये देखने के लिए वही टेस्ट हम वापस लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसके 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं। लाइक अगर वो 8 आ रहा है तो उसमें कितना सुधार हुआ है, 9 है तो कितना सुधार हुआ है, अगर वो 10 में से 10 लेके आ रहा है तो कितना सुधार हुआ है। ठीक है, तो हम वही जांच करेंगे वापस से। योजना का विकास किया गया है, उसमें सफल या असफल रहे उसका पता लग सके, जिस योजना का विकास किया गया। अतः किसी अध्यापक द्वारा किए जाने वाला आकलन सामयिक आकलन होना चाहिए जिसे निरंतर आकलन भी कहा जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीनेट लेनर ने एक साइकिल का निर्माण किया जिसे साइकिल मतलब चक्र, यहाँ पे चक्र मतलब है साइकिल का मतलब, जिसे नैदानिक शैक्षणिक चक्र कहते हैं। क्लिनिकल टीचिंग साइकिल सीटीसी, ये फुल फॉर्म आप अपने जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लेना सीटीसी। जैसा इस चित्र में हम देखेंगे कि आकलन अपने आप में पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि पहले हम क्या वर्तमान कार्यात्मक स्तर का आकलन करेंगे, फिर उसके लिए एक कार्य योजना बनाएंगे, फिर उसका क्रियान्वयन उसको अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है,
इवैल्यूएशन करेंगे, जो सुधार होगा उसके बाद उसको जो अब सुधार के बाद में वो क्या पुनः उसका जो सुधार होने के बाद में अब वो वर्तमान स्थिति बन गई है उसकी, फिर उसका आंकलन करेंगे, फिर उसके लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। तो ये एक तरह से एक चक्र है। नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण के चरण। मोरन के अनुसार नैदानिक विवरणात्मक शिक्षण में 9 चरणों किया गया, जो स्टेप्स हैं उसकी बात की गई है। ये डीपीटी डायग्नोस्टिक टीचिंग साइकिल। पूर्व आंकड़ों का मूल्यांकन, मतलब जो पहले जो हमने आंकड़े दिए थे उनको हम देखेंगे, उनकी जांच करेंगे। कक्षा में अनौपचारिक आंकलन, लाइक कि हम कक्षा में कोई टेस्ट बिना कोई टेस्ट लिए या फिर कोई बिना फॉर्मेलिटी पूरी किए हम बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करके जो आंकलन कर सकते हैं। सुधार के लिए प्राथमिकता तय करना, और फिर हमें ये तय करना है कि सबसे पहले हम कौन सी समस्या है उसका सुधार करेंगे। लक्ष्य व्यवहार तय करना, जिस व्यवहार को हमें मॉडिफाई करना है, जिसमें सुधार करना है उसको तय करना पड़ेगा। शिक्षण विधि व शिक्षण सामग्री तय करना, और उस जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसके लिए हम कौन सी शिक्षण विधि काम में लेंगे और क्या क्या जो हमें शिक्षण सामग्री जिसे टीएलएम कहा जाता है। टीएलएम की फुल फॉर्म आप याद कर लेना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो वो जो शिक्षण सामग्री है उसको तय हमें पहले से करना होगा कि मैं इन इन चीज़ों का प्रयोग करके बच्चे में का जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। कार्यक्रम के लिए समय सीमा निर्धारित करना। अब हमें जो मैंने आपको जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, तो उस तरह से हमें समय सीमा के अनुसार हमारे लक्ष्य लेने हैं। एक हमारा बड़ा लक्ष्य होगा जिसके लिए हमें 1 साल का समय तय करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि किसी बच्चे को हमें उसका नाम लिखना सिखाना है, तो उसका नाम लिखना सिखाना, या फिर जैसे हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो हो गया कि हमें उसके परिवार के सदस्यों का नाम लिखना सिखाना है, सभी को, सभी जो उसके माता-पिता और उसका नाम लिखना सिखाना है, जैसे परिवार के सदस्य में प्रमुख रूप से। तो सबसे पहले हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल होगा वो होगा कि उसे हम क, ख ये लिखना सिखाएँ। फिर होगा हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल जिसको हम अचीव करेंगे 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में अचीव करेंगे। फिर जो हमारा वापस से हम शॉर्ट टर्म गोल लेंगे। अब जो शॉर्ट टर्म हम गोल लेंगे वो जो हमारा लॉन्ग टर्म का गोल है उससे रिलेटेड होना चाहिए, लाइक वो स्टेप्स के रूप में होना चाहिए। फिर हम उसको उसका नाम लिखना सिखाएँगे, फिर धीरे-धीरे हम उसके परिवार के सदस्यों का नाम लिखना सिखाएँगे। तो जो पूरे साल में जो हमारे जो छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म गोल थे, वो मिल के उसको लॉन्ग टर्म जो गोल था हमारा कि उसके परिवार के सदस्यों का नाम लिखना सिखाना है, उसको अचीव करने में हेल्प करेंगी। ये चीज़ें मैं आईपी वाली वीडियो में आपको वापस से बताऊँगा। यहाँ पे आपको अगर समझाने के लिए मैं बता रहा था। कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, मतलब जो हमने आईपी बनाई है उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन करना, कार्यक्रम में सुधार करना, ठीक है। विषय शिक्षा आंकलन के उपागम अप्रोचेज। सूचना एकत्रित करने के लिए शिक्षाविद कई तरीके उपयोग में लाते हैं। अधिक उपयोग में लाए जाने वाले जो तरीके हैं, मानदंड आधारित परीक्षण सीआरटी, जिसे अनौपचारिक आंकलन परीक्षण, अवलोकन और साक्षात्कार। इस तरह से अलग अलग जो हम परीक्षणों का उपयोग, तकनीकों का उपयोग करते हैं जिससे कि हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं बच्चे के बारे में। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों की मदद से विद्यार्थियों की विशेष शैक्षणिक समस्याओं की जांच की जा सकती है और बच्चे के लिए उचित पाठ्यक्रम भी चुना जा सकता है। इस तरह से विद्यार्थियों की शैक्षणिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अब अभी फॉर्मल असेसमेंट हम पढ़ते हैं। मानक आधारित परीक्षण एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एनआरटी, यह एक मुख्य गूढ़ औपचारिक आकलन है, लाइक ये पूरी तरह से एक फॉर्मल असेसमेंट है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। इस प्रकार के मापन में संबंधित व्यक्ति की तुलना एक मानक या औसत समूह से करते हैं। जैसे कि ये तुलना वाला टेस्ट है। अगर हम आपको सामान्य लैंग्वेज में बताऊं कि जो भी मेरिट वाला जो पेपर हम देते हैं जिसमें मेरिट बनती है, जिसमें हमारी तुलना किसी और दूसरे व्यक्ति से होती है, एक जो और जितने भी सदस्य हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनसे हमारी जब तुलना होती है, ठीक है, जिसमें हम रैंकिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनआरटी। बिने इंटेलिजेंट टेस्ट
वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, इस तरह के जो आंकलन है वो एनआरटी हैं। फिर मानदंड आधारित परीक्षण, सीआरटी, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, इसका मतलब होता है कि एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है जो हमें अचीव करना होता है सभी बच्चों के लिए। इसमें हमारा जो तुलना की जाएगी वो जो हमने तय किया है क्राइटेरिया उससे की जाएगी, ना कि किसी और बच्चे से की जाएगी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का टेट, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का टेट मान लो, किसी भी स्टेट का टेट मान लो या सी टेट मान लो आप, जिसमें हमें 60% नंबर लेके आने होते हैं। तो हमारे लिए जो मानक है, हमारी जो तुलना होनी है वो 60% पे होनी है। अब कोई और बच्चे कितने भी लेके आएँ हमारे उससे कुछ नहीं, हमें हमारा टेस्ट तभी पास माना जाएगा जब हम 60% अंक हासिल कर लेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है जिसमें मानदंड पहले से निर्धारित होता है उसको हम क्राइटेरिया टेस्ट कहते हैं, और जिसमें हम किसी और बच्चे के साथ कम्पीट करते हैं, हमारी तुलना किसी और बच्चे के साथ होती है, उसे हम एनआरटी कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे परीक्षण आते हैं जो निष्पादन परफॉर्मेंस टेस्ट पर आधारित होते हैं, जिसमें विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की तुलना पाठ्यक्रम के उद्देश्य से की जाती है। मानक संदर्भों में कार्य क्षमता निष्पादन स्तर से इस प्रकार के आंकलन हेतु शिक्षकों द्वारा तैयार प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, ठीक है? जो क्लास में हम ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो टीचर खुद तैयार करते हैं। सामान्यतः शिक्षकों द्वारा तैयार परीक्षणों के उपयोग से बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, क्योंकि इन परीक्षणों के परिणाम से उचित कार्यक्रम निर्धारित में मदद मिलती है, जबकि मानक परीक्षणों में ऐसा नहीं होता है। मानदंड आधारित परीक्षणों शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसके निम्न लाभ होते हैं। इससे जो मैंने अभी आपको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बताया, इससे क्या होता है कि बच्चे का आकलन करना आसान हो जाता है और उसके लिए जो हमें तैयार करना है आगे एजुकेशनल प्रोग्राम वो करने में मदद मिलती है। अभी हम थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि ऐसे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। आप रिवीजन के टाइम ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो फिर आप रिवाइज उस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के या कैसे भी कर लेना। जबकि आपने पूरा सिलेबस कवर करना है, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से पढ़ाने के बाद मैं यूट्यूब पर ही आपका वापस से रिवीजन भी करवा दूँ। प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता की तुलना स्वयं उसी की कार्य क्षमता के स्तर से की जाती है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने पहला एग्ज़ाम दिया तो मुझे 150 में से 83 नंबर मिले, और फिर मैंने अगला दिया तो मुझे 93 मिले। तो मैंने अपना जो मेरे जो स्तर है उसी से खुद की तुलना की, ना कि किसी और से। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई 110 लेके आ रहा है, कोई 105 लेके आ रहा है, नहीं, मुझे मेरा क्राइटेरिया खुद से ही कंपेयर करना है। इसकी सहायता से पाठ्यक्रम की एक दक्षता के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इससे शिक्षकों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। इस रूपरेखा से छात्र को मापे जाने वाले मानदंड में सफलता मिलती है। इस तरह कार्यात्मक स्तर की जानकारी होती है, इसमें सम्मिलित होने से सफलता निपुणता मिलना आसान होता है। इस कारण विद्यार्थी सतत एवं लगातार निगरानी हेतु शिक्षक को भी मदद मिलती है। शिक्षक सीधे ही आकलन से जुड़े रहते हैं, जिससे शिक्षा किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षक की विद्यार्थी की दक्षता और कमी का तुरंत पता चल जाता है। परीक्षण को आसानी से विद्यार्थी पर प्रशासित मतलब अप्लाई किया जा सकता है। मानक मापन और पूर्व मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। परीक्षण काफ़ी लचीले होते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार परीक्षण की क्रियाओं को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पश्चिमी देशों में अधिकांश विद्यालयों में पाठ्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं, जो कार्यात्मक आकलन सूची फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट से किया जाता है। इस तरह के प्रयास भारत में कुछ संस्थानों में हो रहे हैं। वो कौन कौन से संस्थान हैं आपको नाम याद करने हैं सिर्फ, जहाँ पे जो फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट के द्वारा हम अपना रहे। एक तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड NIMH जिसे हम कहते हैं, सिकंदराबाद में। फिर है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर है विजय मानव सेवाएं, ये नाम अलग है, ये आप स्पेशली याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इसको इसी तरह से भी पूछ सकते हैं जैसे अभी AMRS ने एक क्वेश्चन पूछा था
EMRS में CBSE ने पूछा था कि निम्न में से कौन सी संस्था है, नहीं, हाँ, निम्न में से कौन सी संस्था है जो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। शायद केवीएस में ही पूछा था कि गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ऐसा कुछ सवाल था और उसमें कोई अलग ही नाम था। वो क्वेश्चन लगभग बच्चों का गलत है। अभी अवलोकन के बारे में पढ़ते हैं। क्रमबद्ध अवलोकन सूचना एकत्रित करने का एक और अधिक कारगर तकनीक है। इससे योजना एवं मूल्यांकन में मदद मिलती है तथा विशेष विद्यार्थियों के विकास और अधिगम के लिए उपयोगी आंकड़े मिलते हैं। अवलोकन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कारगर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो स्वतंत्र है, आप बस उसकी निगरानी कर रहे हैं। अब वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है वो एक्चुअल में आपको फैक्ट्स मिलेंगे, उसमें जो रियलिटीज़ है वही आपको देखने की मिलेगी। विद्यार्थियों के कार्य में बार बार अवलोकन से उनकी प्रगति और गलतियों की जांच की जा सकती है और जैसे ही वह मालूम पड़ती है तुरंत ही निर्णय लिया जा सकता है और ये बहुत फास्ट होता है। जैसे जैसे आप अवलोकन कर रहे हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ गलती कर रहा है या इसकी स्ट्रेंथ क्या है या इसमें कमियाँ क्या हैं। ये सब आप अवलोकन के साथ तुरंत देख सकते हैं। उसमें किसी का ये नहीं है कि मैं टेस्ट चेक करूँगा, डिले नहीं आता, तुरंत जैसे ही आप अवलोकन करोगे तैसे ही आपको परिणाम मिलते जाएंगे। अवलोकन की तकनीक में अधिक समय नहीं लगता है और उपलब्ध परीक्षण के दौरान होने वाली थकावट से भी बचा जा सकता है कि उसकी जांच करने में जो जो आपकी जो मेहनत लगेगी वो भी बच जाएगी। अवलोकन आंकड़ों से शिक्षकों को मूल्यांकन पूरक जानकारी मिलती है। इनमें अधिकतर जानकारियाँ अन्य किसी तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। लाइक किसी बच्चे को जब पता होता है कि वो अभी उसका टेस्ट चल रहा है तब वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, उसमें आपको ऑथेंटिक डेटा मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जबकि अवलोकन में ये होता है कि आपको जो दिख रहा है वो रियल ही है, उस बच्चे को नहीं पता है कि उसका परीक्षण लिया जा रहा है या उसका कोई टेस्ट हो रहा है। अवलोकन के पूर्व छात्र की आवश्यकता व उद्देश्य की पहचान होना आवश्यक है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि आपको इसकी फिजिकल एक्टिविटी की अवलोकन करना है तो आप जब वो दौड़ रहा होगा, खेल रहा होगा, घूम फिर रहा होगा, तब आप उसके जो जिस चीज़ का आपको अवलोकन करना है उस पर आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो ये आपको पहले से निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। किसी विद्यार्थी के अवलोकन करने से पहले निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें मालूम होने चाहिए। वो क्या क्या प्रश्न क्या हैं? अवलोकन कौन करेगा? किसका अवलोकन होगा? क्या अवलोकन किया जाएगा? अवलोकन किस स्थान पर होगा? अवलोकन कब किया जाएगा? अवलोकन कैसे अभिगलेगी? जैसे आपने जो अवलोकन किया है उसका आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, तभी तो आप बाद में उसके लिए जो जब आईपी तैयार करेंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। साक्षात्कार के ज़रिए भी हम अवलोकन करते हैं। किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ के उसके माता पिता से उसकी जानकारी लेके भी हम अवलोकन तैयार करते हैं। अभी हम असेसमेंट टूल्स अभी स्टार्ट हुए हैं, ये कक्षा अभी भी लंबी हो गई है तो ये टूल्स मैं आपको अगली क्लास में करवाऊँगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार किया जा रहा है, अच्छे कंटेंट के साथ हम तैयारी करेंगे। और एक चीज़ आप कहीं से भी देख लेना, इस तरह से शायद हो सकता है कि ये थोड़ा आसान तरीका मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन इतना कंटेंट आपको कोई पढ़ा भी नहीं रहा है और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये 100% ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। और हमारी जो एमसीक्यूज़ की क्लास होने वाली है उसके बारे में आप क्या अपने विचार क्या हैं या फिर आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, आप कमेंट ज़रूर करें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में उसी तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, जैसे कि सीबीएसई पूछता आया है और हमें भी पूछ सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।